तेजपाल सिंह, आचार्य लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 10 में इतिहास के विषय में पाठ भारत में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास एक ऐसा विषय है कि जितना इसकी गहराई में पहुंच सकते हैं इसकी कोई थाह नहीं, लेकिन पाठ की आवश्यकता को देखते हुए इसकी पूर्ति करने के लिए जहाँ तक संभव होगा इसके बारे में अधिक से अधिक बताने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रवाद से अभिप्राय हमें मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। बच्चों, जब तक किसी चैप्टर का हमें अर्थ नहीं समझ में आएगा तो उसका हमें समझ में पाठ भी नहीं आने का। इस वजह से राष्ट्रवाद के बारे में पहले आपसे चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद से अभिप्राय है देश में रहने वाले लोग, चाहे वो किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म के क्यों ना हों, अपने देश के प्रति सकारात्मक भाव रखना ही राष्ट्रवाद है। अर्थात उसकी जो सोच है वह देश के प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच होगी तो जो भी कार्य करेगा वह देश हित में करेगा और वह देश के ही लिए काम करेगा। तो मोटे तौर पर राष्ट्रवाद से अभिप्राय हो गया देश में लोगों के प्रति सकारात्मक भावना उत्पन्न करना ही राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद की भावना एकदम पैदा नहीं हो सकती, धीरे धीरे यह बढ़ती रहती है। अब इस राष्ट्रवाद के बाद अध्ययन आगे बढ़ता है प्रथम विश्व युद्ध। यह हेडिंग इस पाठ के अंतर्गत इसलिए लिया गया क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे देश में लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। पहले वे व्यापार करने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ वे लोग यहाँ पर अपनी जड़ जमाकर शासन करने में भी लगे। पहले थोड़े क्षेत्र पर शासन किया, उसके बाद में उन्होंने बड़े विस्तृत भाग पर अपना राज्य जमा लिया और धीरे धीरे एक दिन पूरे भारत पर उनका साम्राज्य हो गया। इसलिए कायदे कानून सब उनके लागू होने लगे। अब उन्होंने यह भरोसा दिलाया कि जो प्रथम विश्व युद्ध है इसमें हमारा साथ दीजिए आप। अंग्रेज़ों ने आग्रह किया, भारत के लोगों ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद उसमें सहयोग भी करा, लेकिन भारत की लोगों की भावनाओं को उन्होंने कदर नहीं की और उसमें कोई सफलता भी नहीं मिली। प्रथम विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, कोई भी युद्ध होता है उसमें हानि के अलावा कुछ नहीं बचता, और हानि सबसे ज़्यादा सैनिक हानि और आर्थिक हानि होती है। दूसरे नंबर पर जनमानस की हानि होती है। प्रथम विश्व युद्ध में इतना धन का दुरुपयोग हुआ, इतना धन खर्च हुआ कि उसकी भरपाई के लिए, धन की पूर्ति के लिए युद्ध हर जाने के रूप में लोगों पर, जनता पर टैक्स लगा दिए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, कृषि कर बढ़ा दिए गए, और जो यहाँ पर उद्योग धंधे चलाते थे उन पर अनेक प्रकार के और टैक्सों में वृद्धि कर दी, जिससे कि यहाँ पर उस हर जाने को हम कुछ पूर्ति कर सकें। जब ऐसी अंग्रेज़ों की भावनाएं देश के प्रति रही तो यहाँ के लोगों में और भी अधिक विरोध हो गया, आक्रोश हो गया कि ये देश हित के लिए तो बात क्या करेंगे, जनता हित की बात क्या करेंगे, ये तो और भी अत्याचार या दमनकारी नीति अपना रहे हैं। इसलिए विश्व युद्ध के बाद सभी को ये आशा थी कि जो समस्याएं हमारे सामने हैं वह ज़रूर कम होंगी, लेकिन वह कम नहीं हुई और वह बढ़ती चली गई। इसलिए कोई भी समस्या धीरे धीरे बढ़ती है, और महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे देश में राज्य अंग्रेज़ों ने ऐसे नहीं किया, हम लोगों ने ही उनको राज्य करने का अवसर दिया, और वह इसमें उनकी गलती तो है ही, लेकिन उसमें ज़्यादा हमारी भी गलती है। इस कारण से अब महात्मा गांधी जी का हमारे देश के स्वतंत्र कराने में, आंदोलन कराने में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं,
और उस दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के साथ बड़ा अत्याचार होता था। मूल निवासी जो वहाँ भारत के थे उनके साथ भी और मूल निवासी वहाँ के रहने वाले भी, क्योंकि वहाँ पर रंग भेद नीति थी। रंग भेद नीति का अभिप्राय ये होता है कि रंग के आधार पर भेदभाव करना, उन्हें सरकारी सुविधाएं प्रदान ना करना, उनको जो है किसी तरह सरकारी पार्कों में या अच्छे जो है यात्रा के लिए अवसर न देना। महात्मा गांधी जी उनके लिए ही आंदोलन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका देश में गए और उन्होंने नस्लवादी जो विरोध था उसको दूर किया और सफलतापूर्वक महात्मा गांधी जी भारत 1915 में लौटे। महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे तो हमारे देश की भी समस्याएं कोई कम नहीं थी, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज अपने मन मर्जी से यहाँ के किसानों से, मिल मालिकों के मजदूरों से कार्य कराना चाहते थे। तो अनेक स्थानों पर अनेक घटनाएं घटित हो रही थी। जब महात्मा गांधी जी को यह पता लगा कि हमारे देश में अंग्रेज़ों के द्वारा यह अत्याचार हो रहा है, उन्होंने आंदोलन करने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने आंदोलन कोई जो है हिंसात्मक नहीं, उन्होंने ऐसा आंदोलन जो सही बातों के लिए हो, ऐसा आंदोलन, इसलिए उसे बोलते हैं सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत अनेक आंदोलन प्रारंभ किए, जिसका अध्ययन अभी करेंगे। तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, सही बात के लिए आग्रह करना। यही मानते थे महात्मा गांधी जी, हम सत्य बात के लिए आग्रह करेंगे अंग्रेज़ों से तो वह हमारी बात मानेंगे और मानने के बाद में हमको जो है एक बार ज़रूर वह जो है अवसर देंगे हमारे देश के विकास में, लोगों के विकास में। तो सत्याग्रह आंदोलन में सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया चंपारण आंदोलन। बच्चों, यह आंदोलन 1917 में 1917 ईस्वी में बिहार राज्य के एक जिला है चंपारण। यह है बच्चों, देखो यहाँ ध्यान से, यह है बिहार राज्य। बिहार राज्य के ठीक पश्चिम उत्तर में चंपारण जिला है, बहुत पुराना जिला है। अब यहाँ पर इस समय 2 जिले हैं, एक पूर्वी चंपारण और एक पश्चिमी चंपारण। ये पूर्वी चंपारण बाद में बना, लेकिन जो पुराना है वह पश्चिमी चंपारण के नाम से, अर्थात चंपारण के नाम से ही जाना जाता है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने चंपारण में अपना आंदोलन किया प्रारंभ 1917 में। यहाँ क्या समस्या थी इसके बारे में जानेंगे। कोई भी आंदोलन होता है तो वो आंदोलन हमेशा स्थान से संबंधित होता है, इसलिए चंपारण नामक स्थान से प्रारंभ हुआ, इसका नाम रखा गया चंपारण आंदोलन। इस आंदोलन में यह समस्या थी कि वहाँ चंपारण क्षेत्र में, जो बिहार क्षेत्र है, वहाँ पर बागान की खेती करते थे किसान लोग, लेकिन बागान की खेती में अंग्रेज सरकार दमनकारी नीति अपनाती थी, अपनी मन मर्जी से खेती कराती थी जिसकी उसे आवश्यकता होती थी। और यहाँ तक कि यह सोचते थे कि ऐसी खेती, ऐसे बागानों से खेती प्राप्त की जाए जिनसे हमें अधिक लाभ हो, चाहे यहाँ के स्थानीय किसानों को लाभ हो या ना हो। इसलिए जब महात्मा गांधी को इसकी जानकारी मिली और वहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी से यह कहा कि हमारे साथ ये अत्याचार है, तो महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर चंपारण आंदोलन शुरू किया 1917 में। और आंदोलन शुरू करने के बाद में बड़ी संख्या में इनको समर्थन भी मिला और उसमें महात्मा गांधी जी को सफलता भी मिली। इसी के साथ साथ सत्याग्रह आंदोलन में दूसरा आंदोलन शुरू होता है, खेड़ा आंदोलन। छात्रों, खेड़ा आंदोलन क्या है इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे हम। यह भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। यह आंदोलन सत्याग्रह के बाद यह भी 1917 में प्रारंभ हुआ। खेड़ा आंदोलन, पहले हम जानना चाहते हैं कि खेड़ा है कहाँ। जैसे कि हमने चंपारण के बारे में अध्ययन किया, ऐसे खेड़ा के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए छात्रों, हमारा भारत के मानचित्र में यह है, यहाँ से यहाँ तक गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य के ठीक दक्षिण पूर्व में खेड़ा एक स्थान है जहाँ पर ये आंदोलन हुआ।
इस आंदोलन में क्या समस्या थी, यह तो स्थिति आपने जान ली कि गुजरात का एक स्थान है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है खेड़ा। यहाँ समस्या क्या थी, यहाँ पर जब 1917 में वर्षा ना होने के कारण फसल का उत्पादन हुआ नहीं और एक प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी जिससे बहुत लोग मारे भी गए थे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसका पूरा लगान टैक्स वसूल करने में कमी नहीं की, अर्थात उनको लगान देने में समस्या हो रही थी। उनको जो है यातनाएं दे रहे थे अंग्रेज कि हमें लगान जरूर चाहिए, चाहे आपकी फसल उत्पन्न हुई हो या नहीं पर। इसलिए इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर महात्मा गांधी जी ने भाग लिया और वहाँ के लोगों के सहयोग से इस आंदोलन में भी सफलता मिली। फिर अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा, यह झुकना पड़ा कि उनका जो है लगान, बढ़ा हुआ लगान माफ़ कर दिया गया और यह आंदोलन इस प्रकार से संपन्न हुआ। तीसरा आंदोलन इसमें ही चलता है सत्याग्रह के अंतर्गत, उसको बोलते हैं अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में प्रारंभ हुआ। इसे भी जान लें क्योंकि भारत में अहमदाबाद बहुत स्थानों पर हैं, फिर समझ में नहीं आएगी कौन से अहमदाबाद की बात चल रही है। छात्रों ध्यान से देखें, यह अहमदाबाद जो है जिसकी हम चर्चा इस आंदोलन में कर रहे हैं, यह भी गुजरात राज्य का ही अहमदाबाद है। आप देख रहे हैं खेड़ा से उत्तर में, थोड़ा सा पश्चिम में अहमदाबाद क्षेत्र है और बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने पहले भी और आज भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो यहाँ की जो समस्या थी कि वहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग में या मिलों में काम करने वाले श्रमिक थे, उनको कम वेतन देते थे और उन्हें कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता था। उनके परिवार का ध्यान नहीं रखा जाता था, अधिक समय तक कार्य किया जाता था और जब मन करा जब नौकरी से हटा दिया जाता था। अर्थात उनकी कोई, जो भी वहाँ कारखानों में काम करने वाले थे, उनको स्थायी ना समझकर एक मजदूर के रूप में ऐसे समझते थे कि जब आवश्यकता पड़ी रख लिए, आवश्यकता नहीं पड़ी तो उन्हें छोड़ दिया जाए। महात्मा गांधी जी का जन्म जब गुजरात से हुआ है तो उनको सारी समस्याओं का पता था, इसलिए महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में भी भाग लिया। 1918 में अहमदाबाद पहुँचे, वहाँ मिल मालिकों से वार्ता की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर उन्होंने वहाँ के लोगों को, कारखानों के मजदूरों को, अन्य लोगों ने उसमें भाग लिया और भाग लेने के बाद जब यह आंदोलन प्रारंभ किया, फिर आंदोलन का यह प्रभाव अंग्रेज़ों पर यह पड़ा कि वहाँ पर जो भी लोग आंदोलन में थे उनको नौकरी पर रखा गया और उनका वेतन भी और समय घंटे निश्चित भी कर दिए गए। इस प्रकार से उस आंदोलन में भी महात्मा गांधी जी को सफलता मिली। इस प्रकार सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत 3 आंदोलन की चर्चा हुई। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम कि अब इससे आगे एक शब्द आता है रोलेट एक्ट कानून। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इसकी आवश्यकता अंग्रेजों को क्यों पड़ी और किसके अध्यक्षता के, किसके सौजन्य से यह बना? छात्रों, इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत 3 आंदोलन चलाए, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन, इन आंदोलनों में उनमें सफलता मिलने से यहाँ की अंग्रेज सरकार घबरा गई और घबराने के कारण वह जो है सोचने लगी अगर इस प्रकार से ये आंदोलन करते रहे तो हमारी जो यहाँ सत्ता नहीं रह पाएगी। इसलिए इन आंदोलन आगे भविष्य में ना हो और वहाँ के लोगों में नफरत फैलाए जाए या उनको दबाए जाए, ऐसा उन्होंने एक कानून पास किया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट की मुख्य बातें क्या थीं? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रोलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में हुआ। रोलेट एक्ट क्या था, ये एक्ट ही नाम क्यों रखा गया? एक अंग्रेज थे, उसका नाम था सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट, उनकी अध्यक्षता में यह कानून पास हुआ था और इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने उस कानून को शीघ्रता से पारित कर दिया था, क्योंकि वही असेंबली अंग्रेजों की थी, कोई भारतीय उसमें था ही नहीं और यह कानून बनाने में भी किसी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया। इस कानून के अंतर्गत क्या थी बातें? इसमें यह बात बताई गई थी, ये जो रोलेट एक्ट है, कि इस कानून के अंतर्गत
हम किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर 2 साल तक जेल में रख सकते हैं, चाहे उसने कोई अपराध किया हो या ना किया हो। बच्चों, आप देख सकते हैं कि किसी ने कोई अपराध ना किया हो और उसे जेल में डाल दिया जाए, यह कहाँ की नैतिकता है, कहाँ का जो है ये न्याय है। इसलिए ऐसे कानून का पालन करने, इस कानून के अंतर्गत अनेक लोगों को जेल में डाला भी गया। लेकिन जब इस कानून का पता लगा कि ऐसा कानून बना दिया तो फिर तो चिंगारी फूटनी ही थी। और भारत में इस प्रकार की चिंगारी फूटी कि इसके विरोध में सड़कों पर लोगों ने जो है हड़ताल प्रारंभ कर दी और जो है जगह जगह पुलिस से जो है मोर्चा लिया। लेकिन मोर्चा लेने के बाद भी उन्होंने डंडे गोली नहीं बरसाई, गिरफ्तारी दे दी। एक जत्थे को गिरफ्तार किया, दूसरा जत्था चला गया, उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन्होंने कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं किया। लेकिन अंग्रेज अपनी जो है इस नीति के द्वारा अपनी दमनकारी नीति को अपनाते रहे अंग्रेजों को दबाने के लिए। तो इस रॉलेट एक्ट कानून को भारतीयों ने काला कानून भी कहा, क्योंकि काला कानून जिसमें कोई न्याय ना मिलता हो, जो किसी भी स्थान तक उचित ना हो, इसलिए काला कानून के नाम से इसे कहा गया। और इसके अंतर्गत एक और समस्या थी, अगर किसी भारतीय को जेल से न्यायालय में लाया गया, मुकदमा उस पर चला और मुकदमा चलने के बाद भी उसको जो है सुनवाई उसकी अदालत में हुई और वह उसमें हार गया, कोई भारतीय उस अदालत में, तो उसको दूसरी अदालत में अपील करने की जो है कोई अदालत नहीं होती थी, वह अपील भी नहीं कर सकता था। ऐसा कैसा कानून, जहाँ पर आज के जो अगर किसी को न्याय ना मिला हो तो अगली अदालत में नहीं जा सकता हो। इसलिए उचित नहीं था कि वह अपील भी नहीं कर सकता कि जी मेरे साथ अन्याय हुआ है। और प्रेस की स्वतंत्रता जिसे कहते हैं मीडिया, उस पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों ने, जिससे यह लोग इसको देख ना सकें। तो ऐसे इसलिए इस कानून को कहा काला कानून। ये था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट के विरोध में जब काम चलता रहा तो उसके बाद में इसका विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट का ही विरोध करने के लिए भारत के अनेक लोगों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया, एक सभाएं भी प्रारंभ की। उस सभा में है सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण एक शब्द आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह जो है एक सभा हो रही थी। इस सभा में यह था कि भाई इस सभा में यह तय किया जा रहा था कि अंग्रेजों ने भारत में ये रॉलेट एक्ट क्यों लगा दिया, इसका विरोध क्यों नहीं होना चाहिए। तो उस बाग में, जलियांवाले बाग में, केवल इसका विरोध ही नहीं, दूसरे वहाँ पर बैसाखी का दिन था, वहाँ पर एक पर्व भी मनाया जाता था। उस बाग में आधे से अधिक लोग तो बैसाखी के पर्व को मनाने के लिए गए हुए थे, परंतु अधिकांश जो राजनेता थे या देशभक्त थे वह रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा भी करने के लिए गए थे। और वह शहर से थोड़ा दूर था और उसमें आने जाने के रास्ते ज़्यादा नहीं थे। इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, इसके बारे में आगे चर्चा कर ही रहे हैं। जब यह बात अंग्रेज़ों को पता लगी कि जलियांवाला बाग में भारतीय लोग हमारे खिलाफ बगावत करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने जनरल डायर को सैनिकों सहित हथियारों के साथ वहाँ पर भेज दिया। और वहाँ पर जैसे सभा कर रहे थे, बिना वार्निंग दिए हुए ही उनको बाग को चारों ओर से घेर लिया और उन पर जो है गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बहुत लोग घायल भी हुए। उनसे जो है इतनी बड़ी हत्या करना, अचानक किसकी सूचना भी ना होना, यह क्या अन्याय था या न्याय था, यह तो आप भी सोच सकते हैं। परंतु जब यह बात पूरे देश में फैल गई कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों को मार दिया गया, तो यह इसका जो है और भी विरोध भारत में होने लगा। जिसके मन में इनके प्रति नफरत नहीं थी अंग्रेजों के, उनके मन में भी यह नफरत पैदा होने लगी। इस कारण से इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है लोग सड़कों पर हड़ताल करने लगे। और हड़ताल करने के जब उनकी जो है विरोध का रूप ज़्यादा बड़ा देखा अंग्रेजों ने,
तो उसी समय थे एक लॉर्ड गवर्नर थे, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग ने अंग्रेज़ों के विद्रोह को दबाने के लिए, लॉर्ड रीडिंग ने अंग्रेज़ों के विद्रोह को दबाने के लिए एक नीति अपनाई। उनको जो बड़ी यातनाएं दी भारत के लोगों को, यातना क्या दी? यातना यह दी कि उनको कोड़े बरसाए गए, भारतीयों पर कोड़े बरसाए गए, सड़कों पर घिसिट घिसिट के चलाने के लिए मजबूर किया गया, अधिकारियों के सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया, और उनको जो है और अनेक प्रकार की यातना। लेकिन भारतीयों ने हिंसात्मक रूप तब भी धारण नहीं किया। इसी प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने विचार किया कि अब हमें देश में आज़ादी जब तक नहीं मिलेगी या हमें स्वतंत्रता तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम मुसलमान भाइयों को अपने साथ नहीं ले सकते। केवल एक हिंदुओं का दल या संगठन ही इसमें सहयोगी नहीं, इसमें मुसलमान भाइयों को भी साथ लेना होगा। इसलिए एक आंदोलन चलाया 1921 में, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी आदि के सहयोग से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के ऑटोमन राजा, जिसको खलीफा के नाम से जानते थे, उसकी पराजय हो गई थी। उस पराजय में अंग्रेज़ों ने उस पर एक संधि थोपनी चाहिए, और उस संधि के अंतर्गत यह था कि उसकी जो शक्तियां हैं वह प्रबल ना रहें, उसकी शक्तियों को कम किया जाए। तो महात्मा गांधी जी ने इन अली बंधुओं के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, और उस आंदोलन में जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो उसमें हिंदू मुसलमान सभी ने इसमें भाग लिया, और भाग लेने के बाद में यह आंदोलन हुआ। इससे आगे बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। यह असहयोग आंदोलन, यह आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा और सहयोग के द्वारा चलाया गया आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग का अर्थ जान लीजिए बच्चों पहले। असहयोग का अर्थ यह होता है कि हमको अंग्रेजों का सहयोग ना करना, अर्थात उनके कार्यों में हमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनको बाधाएं आएंगी और हमारी बात को मान लेंगे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और इस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने ऐसे नहीं कि केवल हम जो एक जुलूस लेकर या सड़क पर हड़ताल करने से होगा। उसमें जो भी गठन हुआ, जो भी तय हुआ आंदोलन के बारे में, जो भी नीति बनाई, उसमें सबसे पहले जो सम्मानित किए गए थे हमारे देश के लोगों को, उन देश के लोगों ने सोचा कि हमको सम्मानित कर रही है अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज, और हमारे भाइयों पर इतना अत्याचार कर रही है, इसलिए क्यों ना हम ये जो है सम्मानित किए हुई उपाधियों को लौटा दें। उन्हीं में से महात्मा गांधी जी ने अपनी उपाधि केसर ए हिंद, जो उनको सम्मान के रूप में मिली थी, वह अंग्रेजों को लौटा दी और कह दिया ऐसी उपाधि मैं धारण नहीं कर सकता जहाँ पर मेरे भाई बंधुओं को और जो है देशवासियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा हो। इसी प्रकार से एक राय बहादुर उपाधि थी, जमनालाल बजाज जी को मिली हुई थी, उन्होंने भी सहर्ष वह उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। इसलिए इस आंदोलन, असहयोग आंदोलन में उपाधियों का परित्याग किया गया, क्योंकि थोड़ा सा यह लगना चाहिए कि अंग्रेजों को भी यह लगना चाहिए कि हमने जो इन लोगों को सम्मानित किया आज वही हमारे खिलाफ हो गए, तो इनके पीछे तो सारा देश है, आगे क्या समस्या हो सकती है। इस कारण से यहाँ तक कि फिर दूसरा इसमें पॉइंट ये भी है, भारतीय जो अंग्रेजी स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे पढ़ाते थे, उन्होंने स्कूल और कॉलेज को भी छोड़ दिया और उन्होंने वहाँ पर वो अपने बच्चों को नहीं भेजा। कचहरी और जो अदालतें होती थी, वहाँ पर जो वकील काम करते थे, अंग्रेज़ों के कार्य करते थे, उनका उन्होंने जो है बहिष्कार किया, और बहिष्कार करने के बाद में इसका भी बहुत डटकर विरोध हुआ। इसी आगे विदेशी सामान जैसे विदेशी कपड़ा, विदेशी शराब, इसकी जगह जगह होलियाँ जलाई गई और ये नारे लगाए कि हमारे देश का जो है सामान ही प्रयोग होगा और दूसरे देश का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए विदेशी सामान की जो है होली जलाई गई, इसका बहिष्कार किया गया। परंतु ये आंदोलन चलता रहा
लेकिन इसमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली बच्चों, क्योंकि जब ये आंदोलन चलता रहा लंबे समय तक तो भारतवासियों को यह लगा कि अब हम अपने बच्चे कहाँ पढ़ाएं, अदालतों में काम नहीं करेंगे तो हमारे जो है कहाँ से धन आएगा घर चलाने के लिए। इसलिए विवश होकर फिर वो कुछ अपने बच्चों को वहाँ पर भेजने लगे, उन्हीं कॉलेज उन्हीं स्कूलों में, अदालतों में भी काम करने लगे। लेकिन आंदोलन थोड़ा धीमा जरूर पड़ गया। इसी प्रकार से जब आंदोलन चलता रहा उसके बाद में ये जो है एक गोरखपुर बच्चों आपको बताना चाहूँगा कहाँ पर है। यह उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है। गोरखपुर क्यों प्रसिद्ध है? गोरखपुर में 1922 में चोरी चोरा एक कांड हुआ था। उस कांड में क्या हुआ था कि वहाँ के जो लोग थे सड़कों पर अपना एक जुलूस निकाल रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाल रहे थे। परंतु उस जुलूस को जैसे निकाल रहे थे तो अंग्रेज सिपाहियों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें बहुत सारे जो है किसान अरण्य मजदूर लोग घायल हुए और कुछ मारे भी गए। लेकिन जब भीड़ को यह पता लगा कि हम कोई विरोध नहीं कर रहे, कोई अत्याचार नहीं कर रहे, इस कारण से फिर उन्होंने जो है वहाँ के एक थाना था गोरखपुर में ही, चोरी चोरा नामक स्थान पर था वह, उसको घेर लिया और घेरने के बाद में अंग्रेज सिपाहियों को बंद कमरे में करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही जलकर राख हो गए थे। इस कारण से जब ऐसी घटना घटी और महात्मा गांधी जी को इसके बारे में पता लगा कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो इस कारण से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया और यह आंदोलन फिर यहीं समाप्त हो गया। धन्यवाद।